मस्त ठीक कहाँ चाहिए तो फिर बिना मतलब के। हम्म। एक और बैटरी हम लगा दे। ऊपर बैटरी थे करते नहीं बैठ ऊपर बैटरी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? क्लास शुरू करें। 3 क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं बहुत पहले से इंतजार कर रहा था सबका। क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं और क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द captain declared the captain declared that this ship this ship had carried no less than 300 300 passengers. 300 passengers on the last वॉयज का मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा। जरा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन की लंबाई तो भाई सब बहुत ज्यादा लग रही है। डरावना सा लग रहा है क्वेश्चन। लग रहा है कि पूरा पैराग्राफ ही है, क्वेश्चन नहीं है। लेकिन बनाना, क्योंकि गलती बहुत छोटी सी है। पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन तो है लेकिन गलती बहुत छोटी है। द टू लास्ट columns of the newspaper are shab- shabbily printed. Shabbily printed. A, B, C, और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज in in our area the the journey by the journey by bus is quick and safe quick and safe than by train। सी, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। कोई गलती नहीं है तो नो एरर। फटाफट क्वेश्चन बना लीजिए, तब तक मैं आप लोग का रिस्पॉन्स भी देख लूं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग। कुछ मैसेज सैसेज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आया क्या? लगता नहीं है कि अभी तक किसी ने, कोई नहीं दिख रहा है। क्यों भाई? अच्छा, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
जवाब भी दे दें? जवाब भी दे दें? जवाब आ रहा है क्या? ओके ओके, जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है जवाब? कहाँ है गायब सारे? कहाँ है गायब सारे भाई? चलिए मैं ही बताता हूँ। द कैप्टन, जवाब तो जब आप देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। कहीं पता चला कल क्लास नहीं हुई थी तो आज की छुट्टी अपने से सबने लगा लिया। द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट दिस शिप हैड कैरिड नो लेस देन, याद कीजिए कि जब मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था तो बताया था कि लेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या अभी जब हम डिग्री पढ़ा रहे थे तो लेस और मैनी का इस्तेमाल बताया था। तो लिटिल का इस्तेमाल और लेस का इस्तेमाल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। और यहाँ क्या है? 300 काउंटेबल नाउन है, तो नो लेस लिखने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? नो फ्यूअर। जैसे लेस का, लिटिल का कॉम्परेटिव लेस है या लेसर है, इसी तरह से फ्यू का कॉम्परेटिव फ्यूअर है, तो फ्यूअर होना चाहिए, नॉट फ्यूअर। नो फ्यूअर देन या नॉट फ्यूअर देन 3, नॉट फ्यूअर देन 300। द टू लास्ट चैप्टर, तो कई बार आ चुका है। द टू लास्ट, इसमें क्या बताया था कि पहले ऑर्डिनल आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए? ऑर्डिनल आना चाहिए और कार्डिनल बाद में आना चाहिए। तो क्या होगा? द लास्ट टू, द लास्ट टू क्या होना चाहिए? द लास्ट two columns of the newspaper. In our area, the journey by bus is quick and safe than by train. यानी देखिए कंपैरिजन कर रहा है, देन का इस्तेमाल किया तो कंपैरिजन कर रहा है। तो कंपैरिजन करने के लिए बताया था क्या कि सिर्फ देन से तो बात नहीं बनेगी, एडजेक्टिव में भी er और या मोड लगाना पड़ता है, यही बात है। तो अब क्विक और सेफ दोनों एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, तो आपको इसको कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्विकर एंड सेफर, कि उसमें ई पहले से है तो आपको सिर्फ आर लगाना पड़ेगा सिर्फ का कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सेफर। और इसमें सिर्फ क्या है? के है, ई नहीं है पहले से, इसमें ई आर भी लगाना पड़ेगा। क्विकर एंड सेफर क्या हो जाएगा? क्विकर कि हमारे एरिया में जो जर्नी है ट्रेन से ज्यादा क्विक और ज्यादा सेफ है। ठीक है, जैसे हिल एरियाज वगैरह जो होता है उसके उसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तो समझने की बात थी। तो पिछली क्लास में ये सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन एडजेक्टिव और डिग्री से रिलेटेड है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक चल रहा था यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हमने देखा जिसमें हमने देखा कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है और दो सब्जेक्ट के बीच में अगर तुलना करना है तो नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं आई एम वाइजर देन यू, या यू आर वाइजर देन आई। यू आर वाइजर देन मी से ज्यादा बेहतर है वो यू आर वाइजर देन आई। दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना कर रहे हैं तो नॉमिनेटिव केस, ये बात हुई थी। अब इसी तरह से नेक्स्ट रूल होगा, हम लोग ये क्या कर रहे हैं? यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज। अब कंपैरेटिव का डिग्री का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें इसको क्या करना है? एक देखा कि दो सब्जेक्ट का यूज किया, कंपेयर किया तो नॉमिनेटिव केस हुआ। इसी तरह से द ऑब्जेक्टिव केस should be used if two objects, और यहां ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब है सफरर, कोई चीज नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब सफरर। जैसे इससे पहले था डूअर यानी सब्जेक्ट, वहां सब्जेक्ट कहने का मतलब नॉमिनेटिव केस, कि जो डूअर है जिसने काम किया है। तो दो काम करने वाले दो सब्जेक्ट के बीच में अगर तुलना होता तो नॉमिनेटिव केस।
अब दो ऑब्जेक्ट यानी दो सफरर के बीच में कंपैरिजन होगा। तो जब दो सफरर के बीच में कंपैरिजन होगा तो फिर हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर टू सफरर्स है तो, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हम कहते हैं आई लव यू मोर देन हिम। इस सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट होता है, जरा समझना। ये बहुत धोखा देता है इस तरह का सेंटेंस, जिसमें इससे पहले जो हम लोग यूज कर रहे थे उसमें दो ही था, आई एम टॉलर देन यू। दो सब्जेक्ट था, आई एम टॉलर देन यू, एक आई और यू। इसमें देखो तीन है, 1 2 3। ये जो पहला है ये सब्जेक्ट है, ये जो दूसरा है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो तीसरा है ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि प्यार करने वाला एक है, लेकिन वो जिससे प्यार करता है वो एक नहीं दो है। यानी एक ही व्यक्ति दो लोगों को प्यार करता है, एक ही व्यक्ति दो लोगों को प्यार करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट दो हो गया। एक को ज्यादा प्यार करता है और एक को कम करता है। जैसे हम कहते हैं आई लव यू मोर देन हिम, इसका मतलब हुआ कि मैं तुमको उससे ज्यादा प्यार करता हूँ। यानी इसको अगर हम साफ साफ हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, तब बात क्लियर होगी, तो फंस जाइएगा। हिंदी में लिखिएगा, इसका पूरा मीनिंग क्या है कि मैं उसको जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार तुमको करता हूँ। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है कि मैं उसको जितना प्यार करता हूँ, मैं उसको जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं तुमको करता हूँ। ये पूरा मीनिंग है आई लव यू मोर देन हिम का। मैं उसको जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं तुमको करता हूँ। यानी आई जो है ये यू को भी प्यार कर रहा है और हिम को भी प्यार करता है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे कहता है, इसको हम कैसे लिखते हैं? आई लव यू, आई लव ही। ऐसा तो नहीं लिखते आई लव ही, आई लव हिम। तो आई लव यू, आई लव हिम। अब दोनों में कंपेयर करें, आई लव यू कह रहे हैं यानी तुमको भी प्यार करता हूँ, आई लव हिम मतलब मैं उसको भी प्यार करता हूँ। अब ज्यादा प्यार किसको करता हूँ? तो आई लव यू मोर देन हिम। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन हो गया। ठीक है। कभी कभी सेंटेंस जो है इसलिए ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल ऐसा सही रहता है। क्योंकि इसको अगर हम ऐसे भी लिख देंगे, ध्यान देना, अगर इसको हम ऐसे भी लिख देंगे कि आई लिख लिया था इसका मीनिंग, पहले इसका मीनिंग लिख लिया था कि मैं उसको जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं तुमको करता हूँ। ये इसका मीनिंग था। मीनिंग लिख लेंगे तभी बात समझ में आएगी। अब सपोज करो हम लिखते हैं आई लव यू मोर देन ही, तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, ये दोनों कैसे हो सकता है? तो यही तो समझाने की बात थी और यही समझने की बात है। अच्छे से और ढंग से समझिएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ दिमाग ध्यान रखते हुए कि क्या चक्कर चल रहा है, यहाँ क्या बात हो रही है। सबसे पहला तो आपको फर्क ये समझना है कि इससे पहले जो कल हमने सेंटेंस की बात की थी उसमें दो ही चीज था, दो ही, आई एम टॉलर देन यू। इसमें तीन हो जा रहा है। तो पहले तीन होने जाने वाले जिस जिस भी सेंटेंस में तीन होगा, एक सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, उसमें चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए दोनों सही होता है। इसलिए तीन वाला कभी नहीं पूछता एग्जाम, क्योंकि तीन वाला ऐसे ही पूछ लेगा तो भी आपको नो एरर करके आना है, इसमें भी नो एरर करके आना है, ऐसे पूछ लेगा तो भी इसका नो एरर करके आना है। लेकिन दोनों के मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है जरा उसे समझिए। इसका मीनिंग तो मैंने लिखवा दिया था कि मैं उसको जितना प्यार करता हूं उससे ज्यादा प्यार मैं तुमको करता हूं। ठीक है। अब इसका मीनिंग लिखिए। इसमें मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब दो सब्जेक्ट के बीच में कंपेयर करते हैं तो नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि वर्ब सेम रहता है तो वर्ब को रिपीट नहीं करते। यही बताया था कि वर्ब सेम रहता है इसलिए वर्ब को हम रिपीट नहीं करते। अब यहाँ भी क्या हुआ कि वर्ब सेम था इसलिए उसको रिपीट नहीं किया। ये सेंटेंस ऐसे होता फुल फॉर्म में कि आई लव यू मोर देन ही लव्स यू। अब देखो पूरा का पूरा वही रिपीट हुआ, यही रिपीट हो रहा है उधर, आई लव यू मोर देन ही लव्स यू। अगर पूरा सेंटेंस ही कोई लिख देता तो कोई किसी को प्रॉब्लम होती? किसी को तुरंत समझ में आ जाता मीनिंग? तो
इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है एग्जाम में कि एग्जाम में पूरा सेंटेंस तो लिखता नहीं और रूल भी नहीं है पूरा सेंटेंस लिखने का। रूल भी यही होता है कोई सेम सब्जेक्ट वर्ब है तो तुमको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए टीचर की जरूरत पड़ती है कि मान लो इस तरह का आप सेंटेंस बता दिया कि अगर यहाँ ही लिखा है तो आप अपने आप समझ जाइए कि इसके बाद सेम वर्ब रिपीट हुआ होगा, सेम वर्ब लगा के आप देख लीजिएगा मीनिंग अपने आप बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि आई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और फिर ये ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, बारीकी से देखो, इसमें सब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट दो है, इसलिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हुआ कि किसको कम प्यार कर रहे हैं, किसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दो है, एक सब्जेक्ट इधर है और एक सब्जेक्ट इधर है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही है। इसका मतलब ये है कि आई भी इसी को प्यार कर रहा है और ही भी जो है इसी को प्यार कर रहा है, दोनों का ऑब्जेक्ट कॉमन है। आई लव यू मोर देन ही लव्स यू। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसे फिल्म वगैरह में होता है, लव ट्रायंगल वगैरह में होता है ना, तो उसमें दो इंसान एक ही को प्यार कर रहा है तो एक दावा करेगा कि मैं ज्यादा प्यार करता हूँ और एक कम। जैसे मान ले आपको 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 आपकी मम्मी भी प्यार करती है, आपको आपके पापा भी प्यार करते हैं, दोनों प्यार करते हैं। तो अगर इसको मम्मी मान लिया जाए तो ये तो कहेगी आई लव यू मोर देन ही लव्स यू, कि तुमको तुम्हारा बाप जितना प्यार करता है उससे ज्यादा प्यार मैं करती हूँ। यही तो होगा, ये तो सेंटेंस तुमको तुम्हारा बाप जितना प्यार करता है या करते हैं उससे ज्यादा प्यार मैं तुमको करती हूँ, यही सेंटेंस होगा। तो इसका इसका मीनिंग लिख लीजिए कि वह तुमको जितना प्यार करता है उससे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ तुमको। इसका मीनिंग लिखिएगा कि वह तुमको जितना प्यार करता है उससे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ तुमको। वह तुमको जितना प्यार करता है उससे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ तुमको, ठीक है। वह तुमको जितना प्यार करता है उससे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ तुमको। क्लियर है? दोनों का मीनिंग लिख लिया, इसलिए दोनों सेंटेंस साथ सामने लिखवा दिया है कि आई लव यू मोर देन हिम, इसका मतलब मैं उसको जितना प्यार करता हूँ, मैं उसको जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं तुमको करता हूँ। यानी यहाँ मैं प्यार कर रहा हूँ, दो इंसान को प्यार कर रहा हूँ, मैं उसको जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार तुमको करता हूँ। और इस सेंटेंस में क्या है कि वह तुमको जितना प्यार करता है उससे ज्यादा प्यार मैं तुमको करता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट दो हो गया और ऑब्जेक्ट एक ही है। तो यहाँ दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है इसलिए नॉमिनेटिव केस, और यहाँ दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस। तो जहां तीन होगा, तीन का क्या मतलब कि दो सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट, तो उसमें हिम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, दोनों सही होगा और दोनों के अलग अलग मीनिंग होगा। इसलिए तीन वाला कभी एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम में हमेशा दो वाला ही पूछता है कि यू आर टॉलर देन मी, यू आर वाइजर देन मी, आई एम वाइजर देन यू, ऐसे वाला पूछता है जिसमें बस दो सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है कि हमको दिखाना होता है रूल नंबर 3, ये तीसरा यूज हो गया, पैरेलल इंक्रीज। अभी जो हम लोग रूल पढ़ने जा रहे हैं इससे सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, और जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें आपको सीधा इन सबसे क्वेश्चन पूछेगा मिलेगा। तो मैं बताऊंगा जैसे डिग्री में पढ़ा रखा है, डिग्री में देखिएगा ये रूल पढ़ा रखा है, तो वहां इसलिए सारे देखिएगा। इन अभी जो रूल बात होने जा रही है सारे रूल से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है, जैसे हिंदी मीनिंग अगर हम सिर्फ देखें तो समानांतर, समानांतर बढ़ना या घटना। समानांतर बढ़ना या घटना का मतलब होता है, समानांतर बढ़ना या घटना का मतलब है कि अगर एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में वृद्धि हो रही है, एक अगर घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। जैसे आपने कई बार लिखा होगा, जैसे जितना मैं पढ़ता हूं मैं उतना भूल जाता हूँ, ऐसे बोलते हैं जितना मैं याद करता हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ उतना ही भूलता हूँ। कोई कहता है जितना ही कमाओगे उतना ही खर्च करोगे, जितना ही कमाओगे उतना ही खर्च करोगे, ऐसे ही बोलते हैं। या कहा जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है,
ऐसा आपने कई सेंटेंस पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, लाइफ में आपने ऐसा यूज किया होगा। कोई कहता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो बेवकूफ होता जा रहा है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो बेवकूफ होता जा रहा है। ऐसा भी आपको सेंटेंस देखने सुनने को मिलता होगा। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, यूज करते ही रहते हैं। तो अब हमको ये समझना है, अब हमको ये समझना है कि अगर पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज हमको दिखाना है तो इंग्लिश में इसी सेंटेंस को हम कैसे दिखाएंगे। इंग्लिश का रूल ये कहता है कि भाई जितने भी कॉम्पैरेटिव डिग्री हैं सबके साथ द लगा दो, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। फिर उसके बाद भी आएगा तो उसमें भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। एग्जाम में क्या करेगा कि किसी भी एक कंपैरेटिव डिग्री का द हटा देगा, किसी भी एक कंपैरेटिव डिग्री का द हटा देगा। ये रूल कह रहा है कि जितने भी कंपैरेटिव डिग्री है सबके साथ द लगता है, जितने भी कंपैरेटिव डिग्री है सबके साथ द। दो बार कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, दोनों में द लगेगा। दो बार कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा और दोनों में द लगेगा। यही तो रूल कह रहा है, यही रूल कह रहा है कि दो बार कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होना है और दोनों में द लगना है। दो बार कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होना है और दोनों में द लगना है। अब एग्जाम में देखो इसी को क्या करेगा, जैसे लिख देगा हायर यू गो द कोल्डर यू फील। अब मान लो कि आप अगर जल्दबाजी में हो, जल्दबाजी में हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या गलती हो गई, या अगर रूल नहीं पढ़ा है, क्योंकि सीधा ऐसा ही सेंटेंस पूछेगा तो आपको लगेगा अरे इस हायर में तो दा लगा ही नहीं है, कोल्डर में दा लगा रहा है, इस हायर में दा नहीं है तो कोल्डर से भी दा हटा दो। अब रूल तो कुछ भी हो सकता है, किसी को उल्टा भी समझ में आ सकता है, किसी को लगेगा अच्छा कोल्डर के पहले दा लगा, चलो हायर के पहले भी दा लगा देते हैं। अब किसके दिमाग में कौन सा रीजनिंग क्लिक करेगा किसी को पता नहीं है। अगर जिसके दिमाग में सपोज करो कि ऐसा रीजनिंग क्लिक कर गया, चलो कोल्डर के पहले द है तो हायर के पहले भी द लग, तो बेचारा बच जाएगा, ना जानते हुए बच जाएगा, उसको मार्क्स आ जाएगा, वो ए में गलती करके आ जाएगा। और जिसका रीजनिंग ऐसे चला कि हायर में तो द है ही नहीं तो कोल्डर में द होके क्या होगा, तो कोल्डर का भी द हटा दो। तो लगा रहा है दोनों रीजनिंग, दोनों बात सही ही सोच रहा है, लेकिन एक सही है एक गलत है। इसलिए रीजनिंग से बात नहीं बनती है, यहाँ पे बिल्कुल रूल ही जानना पड़ता है ना। यह रूल ही समझना पड़ता है, रूल ही जानना पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं, द हायर क्या कर देते हैं, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील। हमने कहा द मोर I read, the more I read, more I forget. No error. The more I read, more I forget. अब इसी में अगर किसी को ध्यान नहीं जाएगा तो क्या करेगा, हो सकता है इसका द हटा दे, ए में कर दे। लेकिन रूल कह रहा है कि जो भी कॉम्पैरेटिव डिग्री है सबके पहले द लगेगा। तो ये कॉम्पैरेटिव था, इसमें द लगाया कि, और ये पैरेलल की बात कर रहा है कि जितना मैं पढ़ता हूँ उतना मैं भूलता हूँ। कहना तो यही चाह रहा है कि जितना मैं पढ़ता हूँ मैं उतना ही भूलता हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ मैं उतना भूलता हूँ, यही कहना चाह रहा है। तो इस तरह से पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज जब दिखाना रहता है तो क्या करते हैं, हर कॉम्पिटिटिव के पहले दा लगाते हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव के पहले तो दा लगा ही है, किस में छूट गया है, यहाँ छूट गया, तो इसके पहले क्या करेंगे दा, यानी सी में गलती है। सीधा क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, टफ नहीं रहता। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एरर में भी क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। और स्पोकन और रिटन में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्पोकन बोलते जितना मैं पढ़ता उतना भूल जाता, जितना खाते हो उतना मोटा हो जाते हो, सीधा सीधा बनता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। इसी तरह से क्या होता है कभी कभी, एक एक मुझे शेक्सपियर का एक सेंटेंस याद आ रहा है, मैं लिखता हूँ। ये एज यू लाइक इट में लिखा है शेक्सपियर ने, एज यू लाइक इट, उनका एक प्ले था, उन्होंने उसमें ये सेंटेंस था।
द मोर यू लव मी, ये हीरोइन का सेंटेंस था जो हीरोइन ने विलेन को कहा था। द मोर यू लव मी द मोर आई हेट यू। और शक्ति कपूर जैसा विलेन नहीं था, गुलशन ग्रोवर जैसा विलेन नहीं था, क्योंकि यहां से पता चल रहा है यहाँ प्रॉब्लम थी हीरोइन को खुद, कि उनको कोई और पसंद था। तो द मोर यू लव मी द मोर आई हेट यू, यानी एक सामने वाला था बहुत अधिक उसको प्यार कर रहा था और उसको उस प्यार से चिढ़ हो रही थी, क्योंकि उस हीरोइन का स्वार्थ कहीं और था, मोह कहीं और था। कि उसको इस बात से प्रॉब्लम थी कि मैं तो किसी और को प्यार करती हूँ, तो ये मुझे क्यों इतना प्यार करता है, और इस वजह से उसको चिढ़ हो रही थी उससे और नफरत हो रही थी। एज यू लाइक इट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। द मोर यू लव मी द मोर आई हेट यू। तो शेक्सपियर जैसे प्ले राइटर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा और इसमें भी द का इस्तेमाल कर रखा है और यहाँ भी द का इस्तेमाल कर। अब कल को एग्जाम में पूछना होगा, यही सेंटेंस उठा के पूछ देगा, एक द हटा देगा, द मोर यू लव मी द मोर आई हेट यू, एक हटा दिया कोई, या द मोर यू हेट मी द मोर आई लव यू। ठीक है, और इसका जवाब भी था, विलेन ने भी इसका जवाब दिया था। ये तो हीरोइन का सेंटेंस था, विलेन ने ठीक इसका उल्टा जवाब दिया था, द मोर यू हेट मी द मोर आई लव यू। कि जितना तुम्हारा नफरत मेरे प्रति बढ़ रहा है, मेरी मोहब्बत उतनी ही गहरी होती जा रही है। ये विलेन का डायलॉग था, सोचो विलेन का लेवल कितना हाई होगा। खैर, तो शेक्सपियर इसलिए इमॉर्टल माना जाता है कि ऐसे 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 विलेन, ऐसा विलेन बनाया जिससे विलेन से आपको मोहब्बत हो जाए। ऐसा विलेन बनाया कि विलेन से मोहब्बत हो जाए आपको। शेक्सपियर के प्लेस के जो विलेन है, एक्चुअली वो हीरो से कम नहीं होते। अगर आप पढ़ के देखेंगे कोई भी, चाहे उसकी उनकी ट्रेजेडी पढ़ के देखिए, चाहे उनकी कॉमेडी पढ़ के देखिए, विलेन इतना ताकतवर रहता है कि विलेन से भी मोहब्बत हो जाता है। विलेन हो तो ऐसा नफरत नहीं, तो गब्बर सिंह जैसा विलेन नहीं बना रखा, गुलशन गौरी की नफरत, नाम से ही नफरत और चिढ़ होने लगे। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम लोग, रूल नंबर 4। इन सारे रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कह रहा है कि अगर कहीं ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ये ध्यान रखिएगा। इससे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपको कुछ एक दो क्लास पहले। रूल ये कहता है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू का इस्तेमाल हो, और इस तरह के रूल जब आर्टिकल चैप्टर डिस्कस होता है तो मैं उसमें भी बताता हूँ। ये रूल, दो चार रूल उसमें भी डिस्कस होता है कि अगर ऑफ द टू वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ऑफ द टू वर्ड, ये हर सेंटेंस में रहेगा। जब अगर एरर उसको यहां से पूछना, ऑफ द टू, तो ऑफ द टू अगर रहे और ऑफ द टू के पहले कंपैरेटिव डिग्री रहे, तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको द लगाना चाहिए। एग्जाम में क्या करता है, बस द छोड़ के पूछता है। जैसे क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा क्वेश्चन, जैसे लिख देगा इंडिया इज poorer of the two countries। प्रॉब्लम क्यों होती है उसे समझिए। और कभी कभी तो हमें कंफ्यूजन में भी फायदा हो जाता है, ऐसा भी होता है, कंफ्यूजन में भी फायदा हो जाता है इस तरह के सेंटेंसेस में, कि जब इस तरह से पूछता है कि इंडिया इज पुअरर ऑफ द टू कंट्रीज, तो लोग क्या समझते हैं कि ये टू जो है, एक तो टू हो गया, ये टू का मतलब दो हो गया, और एक हो गया इंडिया, तो टू और वन क्या हो गया, थ्री हो गया। तो जैसे मोर देन टू हुआ तो सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए, ये सोच के लोग इसमें पुअरेस्ट करके आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर पुअरेस्ट आपने कर भी दिया, बी कर लिया, तो बच जाइएगा आप, क्योंकि गलती तो यही है। आप चाहे सोचा आपने कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो हुआ कि तुक्के से बच गए आप। इस तरह के सेंटेंस फिर स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में बहुत आते हैं, बहुत जरूरत पड़ती है इस तरह के सेंटेंस की। कैसे कि मान लो दो ही व्यक्ति है, जैसे, या दो ही देश है, दो ही ऑब्जेक्ट है, और उसके बीच में हम तुलना करना चाह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं भारत और चीन की तुलना करना चाह रहे हैं, या भारत और पाकिस्तान की तुलना करना चाह रहे हैं, या भारत या अमेरिका की तुलना करना चाह रहे हैं, तो दो ही देश हुआ। तो अगर हम भारत और अमेरिका की तुलना करना चाहें और हम कहते हैं कि दोनों ही देश में भारत, भारत और अमेरिका में, दोनों ही देश में भारत ज्यादा गरीब है, भारत और अमेरिका दोनों देश की बात किया जाए, दोनों देशों में, तो भारत ज्यादा गरीब है।
अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? जैसे किसी ने कहा अगर दोनों बहनें की बात करें तो छोटी ज्यादा समझदार है, तो यानी दो ही बहन में तुलना हो रही है। अगर हम कहें दोनों देश की बात की जाए तो भारत जो है ज्यादा विकसित है, या दोनों देश की बात की जाए तो भारत जो है ज्यादा ताकतवर है, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी समझ में आ रहा है? हिंदी कैसे बोल रहे हैं? हिंदी लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हिंदी तो बोलने में सुविधा होगी, लिखने में सुविधा रहेगा कि इंडिया इज पुअर ऑफ द टू कंट्रीज। इसका हिंदी क्या होगा कि दोनों देश की बात करें तो दोनों देश में भारत ज्यादा गरीब है, ऐसे हिंदी लिखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। दोनों देश की बात करें या दोनों देश की बात कहें या दोनों देशों में भारत ज्यादा गरीब है। तो हमने क्या लिखा? ऑफ द टू लिखा, तो ऑफ द टू जैसे लिखा तो पूरर के पहले द होना चाहिए। लेकिन हमने लिखा यू आर द वाइजर ऑफ द टू सिस्टर्स। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि तुम दोनों बहनों में ज्यादा समझदार हो। तुम दोनों बहनों में ज्यादा, यानी बहन दो ही है, उसमें से आप एक को कह रहे हैं कि तुम ज्यादा समझदार हो जो सामने है। ठीक है, यू आर द वाइजर ऑफ द टू सिस्टर्स, इसका क्या मतलब है? दोनों बहनों में तुम ज्यादा समझ। जैसे पिताजी है, दोनों बहनों, एक बहन को समझा रहे हैं, दो ही बहन है और एक बहन को अकेले में समझा रहे हैं कि भाई देखो दोनों बहनों में तुम ज्यादा समझदार हो। ठीक है, या मम्मी है, दोनों बहनों को, बहन से एक को समझा रही कि भाई दोनों बहनों में तुम ज्यादा समझदार हो। तो यही तो कहना होगा ना कि यू आर द वाइजर ऑफ द टू सिस्टर्स, यू आर द वाइजर ऑफ द टू सिस्टर्स। समझ में आ गई बात? यू आर द वाइजर ऑफ द टू सिस्टर्स। तो एग्जाम में क्या करता है, बस इस द को हटा देता है, जैसे इसमें हटा देता है, लगा देना आपको। जैसे ऑफ द टू आया और उसके पहले कॉम्परेटिव भी आया तो आप द का इस्तेमाल कर लीजिए। हमने लिखा राम इज द taller of the two brothers। तो ये भी बिल्कुल सही है। राम इज द taller of the two brothers, कि दोनों भाइयों में से राम जो है वो ज्यादा लंबा है। दोनों भाइयों में से राम जो है वो ज्यादा लंबा है। ठीक है, दोनों भाइयों में से राम ज्यादा लंबा है। क्लियर? दोनों भाइयों में से राम ज्यादा लंबा है। यहां तक बात क्लियर हो गई है? समझ में आ गया? नेक्स्ट रूल पे जाते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, जिससे आज मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्विकर एंड सेफर था क्वेश्चन। इस रूल को लिखते हैं। इस रूल में क्या कहता है, या ये रूल क्या कहता है? द सेम डिग्री शुड बी यूज्ड। द सेम डिग्री शुड बी यूज का मतलब क्या होता है कि एक ही डिग्री यूज होना चाहिए। अब एक ही डिग्री यूज होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि अगर पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, कॉम्परेटिव है तो सारे कॉम्परेटिव होना चाहिए, और सुपरलेटिव है तो सारे सुपरलेटिव होना चाहिए। ठीक है, सेम डिग्री शुड बी यूज का ये मतलब है कि पॉजिटिव तो सारे पॉजिटिव, कॉम्परेटिव तो सारे कॉम्परेटिव, और सुपरलेटिव तो सारे सुपरलेटिव। ठीक है, सेम डिग्री शुड बी यूज का क्या मतलब है कि पॉजिटिव तो ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव ही हो। अगर कंपैरेटिव तो ऑल कंपैरेटिव, सारे कंपैरेटिव ही हो। और अगर सुपरलेटिव तो फिर ऑल सुपरलेटिव। ठीक है, कि पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव, कॉम्परेटिव है तो सारे कॉम्परेटिव, और सुपरलेटिव हो तो सारे सुपरलेटिव। ठीक है, अब ये पूछता कैसे? जैसे पूछ दिया, लिख दिया I am
strong and tall than you। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था, तो जब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो लोगों को लगता है ठीक तो है, सारा सेम डिग्री में है, ये भी स्ट्रांग है पॉजिटिव डिग्री में, ये भी टॉल है पॉजिटिव डिग्री में है, तो सिर्फ ठीक तो ठीक हो गया, सारा ठीक हो गया, इसमें क्या खराबी है। और लोग नो एरर करके आ जाते हैं, स्टूडेंट्स नो एरर करके आ जाते हैं। लेकिन इसमें खराबी क्या है, इसमें बुराई क्या है, इसमें बुराई ये है, इसमें बुराई ये है कि यहाँ पर जब देन लिख दिया है तो इसका मतलब डेफिनेटली आई और यू के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आई और यू के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आई और यू के बीच में। तो जब हम आई और यू के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर कंपैरेटिव डिग्री हुआ ना, फिर पॉजिटिव डिग्री का तो कोई सेंस नहीं बनता। यानी ये देन आके एकदम क्लियर कर रहा है कि भाई डिग्री जो है वो क्या है, कंपैरेटिव है। और आपने इसमें क्या इस्तेमाल कर लिया, पॉजिटिव, और सोच रहे अच्छा दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, डिग्री ही आपका कंपैरेटिव है, इसलिए इसमें आपको कंपैरेटिव ही लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, स्ट्रॉन्गर एंड टॉलर। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एंड टॉलर दोनों कंपैरेटिव होना चाहिए था, सेम डिग्री होना चाहिए। इसको कभी और झटका देने के लिए पूछता है, इससे बहुत क्वेश्चन करता है, क्योंकि इससे काफी झटका देने वाली बातें हो सकती है। कभी कभी सेंटेंस ऐसे पूछ लेगा, इंडिया इज स्ट्रॉन्ग एंड more developed than बांग्लादेश। अब जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सोचिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करके आते होंगे, इससे पहले बताएंगे तो आप ही लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या करके आते थे। इंडिया इज स्ट्रॉन्ग एंड मोर डेवलप्ड देन बांग्लादेश, इंडिया इज स्ट्रॉन्ग एंड मोर डेवलप्ड देन बांग्लादेश, क्या करके आते थे। तो फिर इसमें जो देन का इस्तेमाल हुआ है, इस देन से पता चल गया कॉम्पिटिटिव डिग्री है। अब कॉम्पिटिटिव डिग्री है तो हमें देखना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव का यूज हुआ है कि नहीं। अब इसे डेवलप्ड है, तो डेवलप्ड जो है 2 सिलेबल से ज्यादा का है, तो 2 सिलेबल से ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मोर। तो ये तो कॉम्पिटिटिव डिग्री में इस्तेमाल हुआ, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एक लेवल का है, और एक लेवल के एडजेक्टिव को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईआर लगाते हैं। और रूल कहता है कि सेम डिग्री शुड बी यूज। तो एक तो पॉजिटिव डिग्री में हो, कॉम्पिटिटिव डिग्री में हो गया, मोर डेवलप्ड देन है तो उसको होना ही चाहिए था। स्ट्रॉन्ग तो पॉजिटिव डिग्री में हो गया ना, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री में हो गया, तो एक पॉजिटिव हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, तो गलत हो गया। इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर। ये नहीं कि सेम डिग्री शुड बी यूज, तो एक में मोड लगाया तो दूसरे में मोड लगाओ, ऐसा नहीं होता है। एक में मोड लगाया तो दूसरे में मोड लगा दो, सब में मोड लगा दो, ऐसा नहीं होता, सब में मोड ही नहीं लगाना होता है। जो जिससे सेम डिग्री, और डिग्री या तो ईआर से बनता है या मोड से बनता है, तो आप या तो ईआर से बनाइए या फिर मोड से बनाइए। ठीक है, यानी जो ईआर से बनने वाला उसको ईआर से बनाइए, हो गया कॉम्पिटिटिव, और जो मोड से बनने वाला उसको मोड से बनाइए। सेम डिग्री का ये मतलब नहीं कि ईआर से बना तो सबको ईआर से बनाओ, या मोड से बनाया तो सबको मोड से, ऐसा नहीं होता है। डिग्री कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, जो ईआर से बनने वाला कॉम्पिटिटिव है उसको ईआर से बनाएंगे, और जो मोड से बनने वाला है उसको मोड से बनाएंगे। ठीक है, कभी कभी इसी में थोड़ा सा कैसे घुमा देता है, ऐसा लिख देता है, लिख दिया इंडिया इज इंडिया इज थोड़ा सा दूसरा सेंटेंस बदलें, इंडिया इंडिया चल रहा है, द यूएस इज
bigger and powerful than पाकिस्तान। ए बी सी, और लगता है कि कोई गलती नहीं है, तो नो एरर डी। द यूएस इज बिगर एंड पावरफुल देन पाकिस्तान, कि यूएस जो है पाकिस्तान से विशाल भी है ज्यादा और ताकतवर भी है। अब अगर दिमाग हम ये लगाएं कि बिगर में ई आर है और सेम डिग्री लाना, तो पावरफुल को कर दे पावरफुलर, कि बिगर को ई आर से बनाया तो पावरफुल में ई आर आगे पावरफुलर बना देते हैं, तो सही होगा क्या? तो रूल तो यही कहता है कि सेम डिग्री शुड बी यूज्ड, सेम डिग्री शुड बी यूज्ड। तो सेम डिग्री का मतलब ये ना कि ई आर तो सब जगह ई आर लगा, तो बिग तो बन गया ई आर से बिगर। अब पावरफुल को कंपैरेटिव डिग्री में लाना पड़ेगा, क्योंकि देन है, देन का इस्तेमाल कर रखा है, देन पाकिस्तान, तो डिग्री तो कंपैरेटिव है। तो फिर क्या लिखना चाहिए? मोर पावरफुल, मोर पावर। ये रूल सब जगह चलता है, इसमें कि ये सारे डिग्री सेम डिग्री। ये सुपरलेटिव मान लो सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव हम क्या लिख दें? ऐसा लिख दिया, यू आर द वाइजेस्ट एंड टॉल या टॉलर बॉय इन द class. You are the wisest and taller boy in the class. तो ये कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, तो या तो लिखना पड़ेगा यू आर वाइज एंड टॉल बॉय इन द क्लास, कि तुम क्लास में समझदार भी हो लंबे भी हो। हम किसी से कंपैरिजन ही नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ कहना कि भाई तुम तो क्लास में तुम लंबे भी हो और क्लास में तुम समझदार भी हो, यानी और भी लोग लंबे होंगे और भी लोग समझदार होंगे। लेकिन अगर हम कहना चाहते हैं तुम क्लास के सबसे लंबे और सबसे ज्यादा समझदार स्टूडेंट हो, तुम क्लास के सबसे लंबे और सबसे समझदार स्टूडेंट हो, तो गलती तो इसमें हो गई है। या तो सबको ले जाइए पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री में अगर ले जाना है तो आप ये जो वाइज को क्या कीजिए, वाइज कर लीजिए, टॉल ठीक हो जाएगा, टॉलर को टॉल करेंगे। तो फिर ऐसे वाइज का ई एस टी हटाना पड़ेगा, टॉलर का ई आर हटाना पड़ेगा, तो ए में भी गलती हो जाएगी और बी में भी गलती हो जाएगी। मान लो अगर इसको हम वाइजर कर दे तो फिर हमें देन भी लाना पड़ेगा, तो कई जगह गलती हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल सा ये होना चाहिए था कि यू आर द वाइजेस्ट एंड, टॉलर की जगह पे क्या होना चाहिए था? सुपरलेटिव होना चाहिए, टॉलेस्ट। यू आर द वाइजेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यू आर द वाइजेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सेम डिग्री। पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव, कॉम्परेटिव है तो सारा कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव है तो सारा सुपरलेटिव। ध्यान रखना, हमने पॉजिटिव में इस्तेमाल किया, यू आर टॉल, तो ठीक है, यू आर टॉल एंड वाइज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यू आर टॉल एंड वाइजर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, यू आर टॉल एंड वाइजर। आपको क्या लिखना पड़ेगा? यू आर टॉल एंड वाइज, की पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव, हम किसी से कंपेयर कर ही नहीं, हम सिर्फ यू आर टॉल, हमने लिखा ऐसे लिख रखा, लिख लिया यू आर टॉल एंड वाइजर, यू आर टॉल एंड वाइजर। तो भाई अब इसमें कॉम्परेटिव का तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा कहीं से, कॉम्परेटिव के लिए तो कोई बात ही नहीं आ रही है कुछ भी। तो जब कॉम्परेटिव का कोई सेंस ही नहीं आ रहा, कॉम्परेटिव की कोई बात ही नहीं है, कॉम्परेटिव के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं इसमें, तो फिर क्या करें? जब कॉम्परेटिव की कोई बात होती तब तो कॉम्परेटिव की तो बात ही नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव बात, हम सिर्फ कह रहे हैं कि तुम लंबे हो और समझदार हो। यू आर टॉल एंड वाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यू आर टॉल एंड वाइज। तो पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव, कॉम्परेटिव है तो सारा कॉम्परेटिव, और सुपरलेटिव है तो सारा सुपरलेटिव, ठीक है। कॉम्परेटिव तो सारा कॉम्परेटिव, पॉजिटिव तो सारा पॉजिटिव, और सुपरलेटिव तो सारा सुपरलेटिव, ठीक है। इस बात का ध्यान रख लेंगे।
ये इतनी बातें थी। तो अब जो है डिग्री लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब इसमें एक या दो रूल है, ठीक है, 2 या 3 रूल इसमें ज़्यादा ज़्यादा और होगा पढ़ने के लिए हमारे पास। और उसके बाद इंटरचेंज ऑफ डिग्री देखना है उसी में, मतलब 1 से 2 क्लास में आपकी डिग्री खत्म हो जानी है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से। अब इसमें डिग्री में ज़्यादा चीज़ें नहीं बचती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरचेंज ऑफ डिग्री समझना, उससे कई एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, खास करके सेंटेंस। किसी के एग्जाम में तो सीधा डिग्री चेंज करने के लिए किया जाता है, बहुत सारे एग्जाम में। कभी इसी डिग्री चेंज करने वाले को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री तक जाएंगे। अभी कॉम्पिटेटिव में 1-2 यूज और बाकी है, उसके बाद सुपरलेटिव है, और फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्री है। मतलब एक क्लास में हमारी डिग्री लगभग 1 से 2, मैक्सिमम 2 क्लासेस में डिग्री खत्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिग्री, बहुत बहुत जम के क्वेश्चन पूछता है। एडजेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चन डिग्री से पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से, लेकिन ज़्यादा अगर कंपैरिजन में देखा जाए कि एडजेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो डिग्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एडजेक्टिव के कंपैरिजन में। ओके, मिलता हूँ, कल मिलता हूँ। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।